स्टार्ट करें। आज दिल्ली विधानसभा में सीएजी ऑडिट रिपोर्ट दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी पर 2017 से लेकर 2021 तक की ऑडिट रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में 8 चैप्टर हैं। उस 8 चैप्टर में से पहले 7 चैप्टर 2017 से 2021 के दौरान जो दिल्ली की ओल्ड एक्साइज पॉलिसी थी उसकी ऑडिट रिपोर्ट है। उस पॉलिसी की खामियां हैं, उस पॉलिसी में क्या क्या करप्ट प्रैक्टिसेस थी उनको उजागर किया गया है। और एक चैप्टर जो दिल्ली सरकार द्वारा लाई गई न्यू एक्साइज पॉलिसी थी उस पर है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने लगातार बार बार ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में हो रहे भ्रष्टाचार को दिल्ली वालों के सामने रखा। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने बार बार उजागर किया कि किस तरह से ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, कि किस तरह से ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में शराब के दाम को इन्फ्लेट किया जाता था, किस तरह से लिकर मैन्युफैक्चरर्स ज्यादा मुनाफा कमाते थे गलत दाम बताकर। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बार बार बताया कि किस तरह से ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में हो रहे भ्रष्टाचार की वजह से, ब्रांड पुशिंग की वजह से लगातार हरियाणा से, यूपी से स्मगल होके शराब दिल्ली में आती रही। और आज आम आदमी पार्टी सरकार की इस बात पर सीएजी की इस रिपोर्ट ने मोहर लगा दी है कि ओल्ड एक्साइज पॉलिसी जो 2017 से 2021 तक चली उसमें हर प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ। क्या कहती है ये सीएजी रिपोर्ट? ये सीएजी रिपोर्ट बताती है कि भ्रष्टाचार 2 तरीके से हो रहा था, कि कितनी शराब बेची जा रही थी उसमें भ्रष्टाचार था, क्योंकि जो पैसा सरकार के पास आता था वो हर बॉटल के हिसाब से आता था। तो जो, और ये सब जानते हैं कि जो शराब बेचने वाले थे वो किस पार्टी से जुड़े हुए थे, किस पार्टी के लोग थे जिन्हें शराब के ठेके मिले हुए थे, किस पार्टी के लोग थे जिनको शराब बनाने के ठेके मिले हुए थे। वो क्या करते थे? बॉटल बाय बॉटल जब एक्साइज कैलकुलेट होता था तो वो फर्जीवाड़ा करते थे ये दिखाने में कि कितनी बोतलें बेची गईं। अगर आप इस सीएजी रिपोर्ट के चैप्टर 5 पेज 44 पे देखिएगा तो ये बताते हैं कि 28% से ज़्यादा भ्रष्टाचार ये शराब के ठेकेदार कर रहे थे। कितनी शराब बेची जा रही थी उससे 28% कम की रिपोर्टिंग हो रही थी और इन दलालों की जेब में पैसा जा रहा था। दूसरी बात, ये रिपोर्ट साफ साफ बताती है कि शराब की ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। सब जानते हैं कि किस पार्टी के लोगों के पास इन शराब के ठेके थे। आप इस सीएजी रिपोर्ट की पेज 59 पे देखिए तो सीएजी रिपोर्ट बार बार कह रही है कि जिनके पास शराब के ठेके थे वहां से स्मगलिंग हो रही थी, वहां से ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी और दिल्ली सरकार को रेवेन्यू लॉस हो रहा था। ना सिर्फ इतना, जो बार बार यह मुद्दा उठाया जा रहा था कि मात्र 5% प्रॉफिट था, यह सीएजी रिपोर्ट ये दिखाती है 7वीं में पढ़ने वाले बच्चे को भी पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होता है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के आधार पर प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। लेकिन इन शराब के ठेकेदारों ने
गलत तरीके से कॉस्ट प्राइस को कैलकुलेट किया और 5% के नाम पर करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाया। चैप्टर 6 पेज 58 ये सीएजी रिपोर्ट दिखा रही है कि किस तरह से गलत दाम दिखा कर देश भर से ज्यादा कॉस्ट प्राइस दिखा कर शराब के ठेकेदारों ने गलत तरीके से मुनाफा कमाया। ये सीएजी रिपोर्ट उसी बात को दोहरा रही है जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने बार बार कहा कि ओल्ड एक्साइज पॉलिसी से दिल्ली के सरकारी खजाने को, एक्सचेकर को लॉस हो रहा है। ना सिर्फ इतना, इस पॉलिसी की वजह से लगातार स्मगलिंग होके दारू, शराब दिल्ली में आ रही थी। कहां से आ रही थी? उत्तर प्रदेश से आ रही थी, हरियाणा से आ रही थी। सब जानते हैं कि किस पार्टी की सरकार वहां पे है और उस स्मगलिंग से किसको फायदा हो रहा था। तो आज सीएजी की रिपोर्ट ने इस बात को साबित कर दिया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने ओल्ड एक्साइज पॉलिसी को हटाकर सही फैसला लिया। सीएजी रिपोर्ट बताती है कि जो नई एक्साइज पॉलिसी थी, इंक्रीज्ड ट्रांसपेरेंसी थी उसमें ब्लैक मार्केट सेल्स को कर्ब करने के तरीके थे और उसमें दिल्ली सरकार के रेवेन्यू को बढ़ाने के तरीके थे। ये मैं नहीं कह रही हूं आज, मैं तो कई सालों से कह रही हूं, लेकिन आज सीएजी रिपोर्ट बता रही है अपने 8वें चैप्टर में कि जो न्यू एक्साइज पॉलिसी 2021 में दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार लेके आई, उस एक्साइज पॉलिसी के माध्यम से दिल्ली सरकार का खजाना बढ़ना चाहिए था। उस पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी थी, उस पॉलिसी में स्मगलिंग रोकने के तरीके थे, उस पॉलिसी में ब्लैक मार्केटिंग रोकने के तरीके थे। और जैसा हमने देखा, यही पॉलिसी पंजाब में इंप्लीमेंट हुई और जब पंजाब में 2022 में ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई तो हम देख सकते हैं 2021-22 में पंजाब का एक्साइज रेवेन्यू 6,158 करोड़ था, जो नई एक्साइज पॉलिसी के आने से मात्र एक साल में बढ़कर 8,841 करोड़ पर पहुंच गया। और 2024-25 में अब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है, प्रोजेक्टेड एक्साइज रेवेन्यू 10,146 करोड़ है। यानी 2021 से 2025 में इस न्यू एक्साइज पॉलिसी से जो ट्रांसपेरेंट है, जो स्मगलिंग रोकती है, जो ब्लैक मार्केटिंग रोकती है, उसमें पंजाब में 65% इंक्रीज इन रेवेन्यू हुआ है। सीएजी रिपोर्ट ये भी बताती है कि अगर ये पॉलिसी दिल्ली में ठीक तरीके से इंप्लीमेंट होती तो दिल्ली की एक्साइज रेवेन्यू 4,108 करोड़ से बढ़कर 8,911 करोड़ तक पहुंच जाता, मात्र एक साल में। तो अब जो सवाल दिल्ली वालों के सामने है, अब जो सवाल देश के सामने है कि एक खराब पॉलिसी हटाकर एक अच्छी पॉलिसी लाई गई, एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी लाई गई, लेकिन उस पॉलिसी का ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो वो 8,900 करोड़ तक सरकार का खजाना नहीं पहुंच पाया, 2,000 करोड़ कम रह गया। तो ये 2,000 करोड़ कम रहने के पीछे किसका हाथ है? किसने रोकी इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन? किसने ये 2,000 करोड़ का सरकारी खजाना बढ़ने से रोका? इस सीएजी रिपोर्ट के आधार पर उस पर इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है और मैं उम्मीद करती हूं कि उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि ये इम्प्लीमेंटेशन रोकने के पीछे
3 लोग जिम्मेदार हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के लेफ्टिनेंट गवर्नर सबसे पहले कसूरवार, जिन्होंने न्यू एक्साइज पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होने दी, बीच में रोड़े अटकाए, उस पॉलिसी को जमीनी स्तर पर नहीं उतरने दिया। कसूरवार नंबर 2 सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसने इस पॉलिसी का 1 साल पूरा होने से पहले इस पॉलिसी के आधार पर एफआईआर करी। कसूरवार नंबर 3 इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जिन्होंने इस पॉलिसी खत्म होने के 1 साल पहले ही इस पॉलिसी पर ईसीआईआर करी। एलजी साहब की रोक टोक के बाद, सीबीआई की एफआईआर के बाद, ईडी की ईसीआईआर के बाद किसी भी अफसर की हिम्मत नहीं थी कि इस पॉलिसी पे फिर से साइन कर दें। और वो पॉलिसी जो 8,900 करोड़ रुपए प्रति वर्ष ला सकती थी, आज सीएजी की रिपोर्ट ये बता रही है कि उस पॉलिसी को ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तो आज हमारी ये मांग है कि भारतीय जनता पार्टी के एलजी साहब, भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई और भारतीय जनता पार्टी की इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट पे इन्वेस्टिगेशन हो। इस सीएजी रिपोर्ट के आधार पर इन्वेस्टिगेशन हो कि पता तो चले कि आखिरकार क्यों इस पॉलिसी को रोका गया, क्यों 2,000 करोड़ का लॉस टू एक्सचेकर दिल्ली सरकार को करवाया गया। इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इस पर एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन हमारी आज एक और मांग भी है कि जो 2,000 करोड़ रुपए इस सीएजी रिपोर्ट में सामने आए हैं, इसके साथ साथ देश के सामने एक 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला भी सामने आया है। पूरे देश ने देखा कि किस तरह से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए तो उनको अडानी के भ्रष्टाचार के ऊपर सवाल पूछे गए। किस तरह से न्यूयॉर्क के प्रोसिक्यूटर्स ने अडानी की पावर कॉरपोरेशंस के भ्रष्टाचार पर इंडाइटमेंट किया है। मोदी जी ने कहा कि व्यक्तिगत मामला है, लेकिन पूरा देश अब देख रहा है कि किस तरह से गौतम अडानी ने 2,000 करोड़ की घूस देकर सेकी से, जो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, सोलर एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग के लिए उन्होंने कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट लिया और किस तरह से महंगी बिजली बनाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। किस तरह से देश भर में कोई भी सरकार ये महंगी बिजली खरीदने को तैयार नहीं थी। किस तरह से ओडिशा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश की सरकारों को घूस देकर किस तरह अडानी जी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए, इन सरकारों से महंगी बिजली खरीदवाई। इन सरकारों को 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ और गौतम अडानी को 20,000 करोड़ का मुनाफा हुआ। तो आज आम आदमी पार्टी देश के सामने 2 मांग रख रही है। हमारी पहली मांग कि सीएजी रिपोर्ट के आधार पर भाजपा के एलजी साहब, भाजपा की सीबीआई, भाजपा की ईडी पर इन्वेस्टिगेशन हो और एफआईआर हो कि किस तरह से 2,000 करोड़ का लॉस टू पब्लिक एक्सचेकर इन तीनों की वजह से हुआ। आम आदमी पार्टी की दूसरी डिमांड कि अडानी के बिजली घोटाले पर, अडानी के 20,000 करोड़ के बिजली घोटाले पर अडानी जी और उनके दोस्त मोदी जी की जांच की जाए कि देश की 5 सरकारों के माध्यम से इस देश के
20,000 करोड़ का लॉस टू पब्लिक एक्सचेकर हुआ, 20,000 करोड़ का घोटाला हुआ, तो आज हमारी ये मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर और गौतम अडानी जी पर भी जांच की जाए अडानी के इस 20,000 करोड़ के बिजली घोटाले पे। थैंक यू। मैम, 3 दिन के लिए आप लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है विधानसभा से। आज की कार्रवाई में हंगामा जो भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से नफरत करती है। जैसे ही वो सरकार में आए, उन्होंने सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर मुख्यमंत्री कार्यालय से, मंत्रियों के कार्यालय से हटाकर वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा दी। क्या भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब अंबेडकर से बड़े हैं? आज सदन में जब आम आदमी पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नारे लगाए तो हमें सदन से निकाल के बाहर फेंक दिया गया। जब भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नाम के नारे लगाए तो किसी को बाहर नहीं किया गया। आम आदमी पार्टी के विधायकों को 3 दिन तक निलंबित इसलिए किया गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सदन में बाबा साहब अंबेडकर का नाम भी नहीं सुनना चाहती, बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर नहीं देखना चाहती। बाबा साहब अंबेडकर से नफरत की वजह से बाबा साहब अंबेडकर के नाम लेने वालों को, बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर दिखाने वालों को आज दिल्ली विधानसभा से 3 दिन के लिए निलंबित किया गया है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को बता दूं, आज भारत के दबे कुचले वर्ग को, भारत की महिलाओं को, भारत के दलितों को अगर बराबरी का अधिकार इस देश में मिला है तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वजह से मिला है। वो 3 दिन तक हमें सदन से तो बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन जो देश के लोगों के दिलों में बाबा साहब अंबेडकर का नाम है, बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर जो हम लोगों के दिलों में रहती है, देशवासियों के दिलों में रहती है, उसको वो नहीं निकाल सकते हैं। और जो उनको बाबा साहब अंबेडकर से नफरत है उसका जवाब उन्हें देश के लोग जरूर देंगे। मैम, एक आरटीआई आई है, उसमें कई सारे मिनिस्टर्स का इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर के